दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले MFHF से रिलेटेड कि जो भी MFHF इक्विपमेंट्स है उसका क्या वर्किंग है और प्रिंसिपल्स है और उसकी थ्योरी से रिलेटेड। तो ये आप देखो कि जो नॉर्मली जहाज़ पे ऐसे MFHF इक्विपमेंट्स फिटेड होता है, आप इसमें देख सकते हो कि जो सबसे ऊपर वाला है ये इस पे लिखा हुआ है क्या, ये DSC। ये जो DSC इक्विपमेंट्स है MFHF का, वो क्या कर रहा है, जो भी 6 फ्रीक्वेंसीज है उस पे ये वॉच कर रहा है। तो जो भी 6 फ्रीक्वेंसीज है, मतलब कि यहाँ पे देखो जो 2 मेगाहर्ट्ज का, 4, 6, 8, 12 और 16, ये जितने भी DSC फ्रीक्वेंसीज है उन सबों पे कंटिन्यूअस, ये जो DSC है वो हमेशा कंटिन्यूअस वॉच कर रहा है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या, DSC वॉचिंग, और ये डेट लिखा हुआ है। उसके बाद जो नीचे का जो है ये है इसका RT, इसको क्या बोलते हैं, रेडियो टेलीफोनी। यहाँ पे आप देख सकते हो RT। अभी के लिए इसे हमने DSC मोड में रखा हुआ है और वॉच कर रहा है 6312 यानी कि 6 मेगाहर्ट्ज के बैंड पे। और ये जो यहाँ पे आप इसको DSC मोड को चेंज करेंगे RT पे, और ये जो हैंडसेट है जब आप इसे दबा करके रखेंगे तो हम लोग RT यानी रेडियो टेलीफोनी के थ्रू हम लोग बात कर सकते हैं, या जो भी डिस्ट्रेस कम्युनिकेशन है वो हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है सी एरिया से रिलेटेड। तो हमने बात किया था कि सी एरिया A1 क्या होता है। A1 क्या बोलता है कि सपोज करो ये अपना यहाँ पे कोस्ट स्टेशन है, ठीक है। सी एरिया क्या बोलता है कि सेंटर पे कोस्ट स्टेशन हो और उसके अराउंड एक सी एरिया हो जिसका वो जो रेडियस हो वो रेंज होगा किसका, जब 4 मीटर के हाइट पे जहाज़ का एंटीना का जो VHF एंटीना है उसका हाइट 4 मीटर होगा, और कोस्ट स्टेशन, उन दोनों के कारण जो भी रेंज बनेगा उसे हम लोग सी एरिया A1 के नाम पे सी एरिया A1 बोलते हैं। और क्या बोलता है कि सी एरिया A1 कंटिन्यूअस उस पर DSC अलर्टिंग अवेलेबल हो और रेडियो टेलीफोनिक कवरेज भी होना चाहिए। उसी की जैसा सी एरिया A2 क्या बोलता है कि जो एरिया A1 है उसके बाहर हो, ठीक है, बट सी एरिया A1 के बाहर हो लेकिन उसमें भी एक कोस्ट स्टेशन होगा, सेंटर पे उसका कोस्ट स्टेशन होगा, और वो एक जो सर्कुलर एरिया कवर करेगा, और उस सेंटर का जो सर्कल, उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो उसका MF का रेंज होगा, तो उसे हम लोग सी एरिया A2 बोलते हैं। इस सिनेरियो में यहाँ पे कंटिन्यूअस अलर्टिंग होना चाहिए, DSC अलर्टिंग। यहाँ पे क्या होगा, MF कोस्ट स्टेशन होना चाहिए। सी एरिया A1 में क्या बोलता है डेफिनेशन, MF कोस्ट स्टेशन। बट जो सी एरिया A1 था, A1 के लिए क्या था, VHF कोस्ट स्टेशन से DSC अलर्टिंग अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन एरिया A2 में हमेशा एक MF कोस्ट स्टेशन से DSC अलर्टिंग अवेलेबल होना चाहिए और रेडियो टेलीफोनिक कवरेज होना चाहिए। बट सी एरिया A3 क्या बोलता है, उसमें MFHF या किसी भी कोस्ट स्टेशन का बात नहीं करता, क्योंकि देखो यहाँ सी एरिया A1 है। सी एरिया A1 का डेफिनेशन क्या है, जो सी एरिया A3 का डेफिनेशन क्या है कि जो सी एरिया A1 और A2 के बाहर हो, और इसका जो भी शिप्स यहाँ पे अगर हैं तो उसका सिग्नल किसको जा रहा है, सीधा सेटेलाइट को जा रहा है। इसलिए इसका डेफिनेशन में बोलता है क्या कि विद इन द कवरेज ऑफ रिकॉग्नाइज मोबाइल सेटेलाइट सर्विस। तो सी एरिया A3 क्या है, किसी कोस्ट स्टेशन से कवर में नहीं है, बट वो क्या करता है, एक सेटेलाइट कवरेज अवेलेबल होता है, उसको हम लोग सी एरिया A3 के नाम से बोलते हैं। और सी एरिया A4 क्या है, जो कि A1 A2 A3 के बाहर है, उसको हम लोग सी एरिया A4 बोलते हैं। अब सपोज करो जैसे VHF का रेंज इसमें कितना लिखा है कि 20 नॉटिकल्स माइल्स, फिर सी एरिया A2 क्या है, 100 नॉटिकल्स माइल, और सी एरिया A3 क्या है, जो भी सेटेलाइट का कवरेज है। जैसे अगर हम लोग सेटेलाइट C यानी कि इनमर्सेड C की बात करते हैं तो वो क्या बोलता है, 76 डिग्री नॉर्थ या साउथ उसका कवरेज है, और उसके बियॉन्ड में जो भी एरियाज हैं उन्हें हम सी एरिया A4 के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जो VHF हो गया वो एक शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है, जो MF हो गया वो एक मीडियम रेंज पे है, और उसके बाद जो है वो लॉन्ग रेंज बोल सकते हैं हम उसको, कि लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं।
अभी ये देखो, जो भी GMDSS इक्विपमेंट्स है, जो भी डिफरेंट सी एरियाज है, उसमें हम लोगों को क्या क्या GMDSS इक्विपमेंट कैरी करने होते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं। फर्स्ट कॉलम क्या है, ये सी एरिया A1 से रिलेट। उसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले VHF चाहिए एक सी एरिया A1 के लिए। देखो, इसमें MF नहीं चाहिए। जो भी जहाज सी एरिया A1 में काम कर रहा है उसको MF की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में ACS यानी कि किसी भी सेटेलाइट इक्विपमेंट उसको नहीं चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे MFHF, तो उनको MFHF भी नहीं चाहिए सी एरिया A1 में जो काम कर रहे हैं। हाँ, उनका क्या चाहिए, जो डुप्लीकेशन होता है VHF का वो अवेलेबल होना चाहिए। MF का सेटेलाइट का नहीं चाहिए, MFHF का भी नहीं चाहिए उनको। फिर ये सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे कि नवटेक्स चाहिए, एपअप फिटेड होना चाहिए, साठ होना चाहिए, और जो पोर्टेबल GMDSS वॉकी टॉकी होना चाहिए वो होता है। और पोजीशन अपडेट करने के लिए जो भी GPS है। तो ऐसे सी एरिया A1 में हमें क्या चाहिए, एक VHF चाहिए, ठीक है, उसका डुप्लीकेशन होना चाहिए। फिर नावटेक्स चाहिए, एपअप चाहिए, साठ चाहिए, और पोर्टेबल GMDSS ट्रांस रिसीवर चाहिए। अब बात करते हैं सी एरिया A2 से रिलेटेड। तो सी एरिया A2 में जो भी सी एरिया A1 में इक्विपमेंट्स है वो तो होंगे ही होंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, सी एरिया A1 के जितने भी इक्विपमेंट्स है सारे सी एरिया A2 में है। बट इसमें एक MF, ये देखो MF यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। सी एरिया A2 में सेटेलाइट नहीं चाहिए, और सी एरिया A2 में MFHF भी नहीं चाहिए हम लोगों को। देखो यहाँ पे MFHF वो सेटेलाइट नहीं है सी एरिया A2 में। हाँ, जो VHF है उसका डुप्लीकेशन होना चाहिए, और जो MF है उसका भी डुप्लीकेशन होना चाहिए। उसके बाद सेम जो सी एरिया A1 में था वो भी सी एरिया A2 में है। तो अगर सी एरिया A1 और A2 के बीच में डिफरेंस देखें तो सिर्फ एक सी एरिया A1 और A2 में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, वो होता है MF का। जो MF रेडियो इंस्टॉलेशन है वो सी एरिया A2 के लिए अप्लीकेबल हो जाता है सी एरिया A1 के प्लस में। अभी हम लोग बात करेंगे सी एरिया A3। तो सी एरिया A3 में क्या है कि जो A1 में था, जो A2 में था, वो A3 में भी रहेगा। बट जो A3 में क्या है, ACS जो लिखा है ना कि सेटेलाइट इक्विपमेंट्स वहाँ पे होने चाहिए। यहाँ पे देखो ये जो ACS लिखा है वो है सेटेलाइट इक्विपमेंट्स। तो जो भी सेटेलाइट इक्विपमेंट जैसे इनमरसेट सी एरिया A3 के अप्लीकेबल होता है, और बाकी सभी सेम उसके जैसे ही होगा, सी A2 के जैसे ही। अब आते हैं A4 पे। तो अगर A1 A2 का डिफरेंस क्या था कि A2 में होता है एक MF स्टेशन, A2 A3 में क्या डिफरेंस है, जो A2 में है वो A3 में भी है। बट A3 में क्या आ गया, वहाँ पे एक सेटेलाइट इक्विपमेंट चाहिए। बट सी एरिया A4 में क्या होगा, सी एरिया A4 में देखो यहाँ पे MF नहीं चाहिए, ठीक है। A4 के लिए हमें सेटेलाइट इक्विपमेंट नहीं चाहिए। बट हाँ, A4 का एक रिक्वायरमेंट है, MFHF फिटेड होना चाहिए जहाज़ पे। तो ये हमें याद रखना है कि A3 और A4 में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे MFHF फिटेड होना चाहिए सी एरिया A4 में। लेकिन जो देखो MFHF कहीं पे भी A1 A2 A3 के लिए नहीं बोला गया, बट A4 के लिए रिक्वायरमेंट है MFHF टेलीफोनी का, और वो DSC इक्विपमेंट्स के लिए भी होना चाहिए। नॉर्मली बाकी सारे इक्विपमेंट तो सब में सेम ही है। अभी ये देखो, ये इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो MFHF होता है उसके दो एंटीना होते हैं। ये देखो, एक ये है और दूसरा ये है। इसमें एक होता है ट्रांसमिटिंग एंटीना, ठीक है, और एक होता है इसका रिसीविंग एंटीना। और यहाँ पे ब्रिस्बिन पे आप, मंकी आइलैंड पे आप देखोगे यहाँ पे एक हाई वोल्टेज का मार्किंग भी होता है। तो जो MFHF है जब वो ट्रांसमिट करता है किसी भी रेडियो सिग्नल को, तो उसको एक हाई हाई वोल्टेज मीन्स हाई एनर्जी वो ट्रांसमिट करता है। और ये उसका रिसेप्शन है के लिए, जो भी एंटीना रिसीव करता है सिग्नल को। अब देखो बात करते हैं हम लोग MF यानी कि मीडियम फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। HF क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी। तो सेम VHF के जैसा जो MFHF भी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। और MFHF क्या है, पार्ट है रेडियो वेव्स का। और रेडियो वेव्स हमको पता है क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं।
अब यहाँ पे देखो, ये जो मैंने बना रखा है ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें क्या नीचे से ऊपर की ओर जब जा रहे हैं तो सबसे नीचे क्या, रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव, अप टू ये गामा वेव्स, गामा रेज जा रहा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते जाता है और उसका वेवलेंथ कम जाता है। अब यहाँ पे देखो, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, जैसे यहाँ पे रेडियो वेव्स है, तो रेडियो वेव्स का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। और ये रेडियो स्पेक्ट्रम में देखो, यहाँ पे जैसे VHF का रेंज कितना था, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, वैसे ही हमारे जो MF यूज़ करते हैं उसका रेंज है 300 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज, और जो HF होता है वो है 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज। अब बात करते हैं कि जो MF इक्विपमेंट्स हैं, जो अभी हमने देखा कि सी एरिया A2 के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो वो MF इक्विपमेंट्स हमें क्यों ज़रूरी पड़ा जहाज़ पे, तो वो सोलास के, जो सोलास का चैप्टर्स है, नम सोलास किसे बोलते हैं, द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। तो सोलास का चैप्टर 4, जिसे हम रेडियो कम्युनिकेशंस के नाम से जानते हैं, वो हर एक जहाज़ जो कि 300 ग्रॉस टन या उससे ऊपर के हैं उन सबों पे ये अप्लीकेबल होता है चैप्टर 4। उसका रेगुलेशन 9 जो बोलता है रेडियो इक्विपमेंट सी एरिया A1 एंड A2। तो ऐसे जहाज़ जो सी एरिया A1 या A2 में ट्रेड कर रहे हैं उन पर क्या होना चाहिए, एक MF रेडियो इंस्टॉलेशन होना चाहिए। और वो रेडियो सिर्फ इंस्टॉल ही नहीं होना चाहिए, वो ट्रांसमिट भी करे और रिसीव भी करे, क्या, डिस्ट्रेस सेफ्टी पर्पसेस। तो डिस्ट्रेस और सेफ्टी जो भी कम्युनिकेशन है या जो अलर्ट है वो कैपेबल होना चाहिए ट्रांसमिट और रिसीव करने में। तो जो MF का जो DSC फ्रीक्वेंसी क्या है, 2187.5 किलोहर्ट्ज़, और 2182 किलोहर्ट्ज़ क्या है, इसका RT का फ्रीक्वेंसी है। अभी हम लोग इसका डेफिनेशन हम लोग बात किए थे, सी एरिया A2 का डेफिनेशन क्या था, ये सेंटर पे कोस्ट स्टेशन होगा और सी एरिया होगा, और उसका जो रेडियस होगा वो सी एरिया A2 का रेंज होगा, जो कि अप्रोक्स अभी हम लोग देखे तो ऊपर में 100 नॉटिकल माइल दिखा रहा था। और इस यहाँ जो कोस्ट स्टेशन है वो VHF कोस्ट स्टेशन नहीं होगा, वो MF कोस्ट स्टेशन होगा। तो वहाँ पे रेडियो टेलीफोनिक कवरेज भी होना चाहिए और एक MF कोस्ट स्टेशन से कंटिन्यूअस DSC अलर्टिंग अवेलेबल होना चाहिए। MF करने का मतलब क्या हुआ, 2187.5 किलोहर्ट्ज़ उसका DSC फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया सी एरिया A2। अब जो सी एरिया A3 के लिए है, जैसे कि उसके लिए क्या है, एक वहाँ पे दोनों रख सकते हैं, या तो आप सेटेलाइट नेटवर्क रखो या HF फ्रीक्वेंसी रखो। जैसे यहाँ पे देखो, सी एरिया A3 के लिए यहाँ पे हमें, सी एरिया A3 के लिए हमें यहाँ पे क्या दिखाया है, यहाँ पे हम सी एरिया A3 की बातें कर रहे हैं। ठीक है, सी एरिया A3 में क्या है, एक VHF होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे एक MF भी बोला है उसने, और एक यहाँ पे क्या बोला है, एक सेटेलाइट नेटवर्क्स भी बोला हुआ है, पर यहाँ पे MF HF नहीं बोला है। तो सी एरिया A3 में क्या होना चाहिए, अब जो सेटेलाइट है उसके जगह पे उसका जो डुप्लीकेशन है, यहाँ पे देखो MF HF, उसका डुप्लीकेशन अगर दो इन सेटेलाइट इनमारसेट सी, यानी कि सेट सी अगर दो फिटेड नहीं है, तो जो सेटेलाइट नेटवर्क है उसके डुप्लीकेशन के जगह पे यहाँ पे ये क्या दे देंगे, MF HF टेलीफोनी दे सकते हैं। तो इसलिए रेगुलेशन 10 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि MF HF रेडियो, तो यहाँ पे जो भी HF बैंड के फ्रीक्वेंसी है, चाहे वो 4 मेगाहर्ट्ज़ बैंड हो, 6 मेगाहर्ट्ज़ बैंड हो, 8, 12, 16, ये सारे क्या हैं, HF फ्रीक्वेंसी है, और उनका ये सारा कोरस्पॉन्डिंग DSC फ्रीक्वेंसी है, और उनके ये सारे RT फ्रीक्वेंसीज है। अब सी एरिया A3 क्या बोलता है कि ऐसे एरिया जो A1 और A2 दोनों के बाहर हो, बट विद इन द कवरेज ऑफ मोबाइल सेटेलाइट सर्विस, यानी कि सैट सी जैसे सेटेलाइट के नेटवर्क के कवरेज में होने चाहिए। तो और वहाँ पे कंटिन्यूअस अलर्टिंग अवेलेबल हो। अलर्टिंग का मतलब क्या है कि हम डिस्ट्रेस मैसेज भेज सकें या डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमिट कर सकें,
और टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो। अब समझो कि जो प्रोपगेशन होता है, प्रोपगेशन क्या है? प्रोपगेशन को हम लोग पाथ बोलते हैं, जो कि फॉलो करता है कोई भी रेडियो वेव्स जब किसी एक एंटीना से ट्रांसमिट होता है और किसी दूसरे एंटीना तक रिसीव होता है। तो जो स्पेस वेव प्रोपगेशन है उसको हम लोग, स्पेस वेव प्रोपगेशन जो है ऐसे फ्रीक्वेंसी जो 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा है उनके लिए अप्लीकेबल होता है। तभी हमने VHF का देखा था, उसका रेंज क्या था? 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। और जो ये प्रोपगेशन होता है ये एक स्ट्रेट लाइन में होता है। अब स्पेस वेव प्रोपगेशन में दो होते हैं, एक होते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एक होते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। अभी हम लोग देखेंगे कि जो VHF है इज़ नॉट द लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, वाई शॉर्ट रेंज। अब VHF का तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करता है कि जैसे ही अगर VHF सिग्नल्स यहाँ से किसी भी ट्रांसमीटर से जाते हैं और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है तो वो उसको पेनिट्रेट करके वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। उसकी वजह से ये हम लोग इसे लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं कर पाते। ये लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन हम लोग VHF में भी बात किए थे कि किसी भी एक ट्रांसमीटर एंटीना से एक स्ट्रेट लाइन में किसी भी रिसीवर एंटीना तक वो ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से ये एक शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशंस है। स्काई वेव प्रोपगेशन में क्या होता है कि ये अपना अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे एक एंटीना है और एक रिसीवर एंटीना है, ठीक है। यहाँ से ट्रांसमीटर ने क्या कर दिया कि ट्रांसमिट किया और ये गया आइनोस्फेयर या बोलो एटमॉस्फेरिक लेयर्स पे। वहाँ से क्या होता है, वहाँ से ये सिग्नल्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जैसे वो रिफ्लेक्ट होते हैं तो यहाँ पे जो रिसीवर एंटीना था वो उसको रिसीव कर लेता है। और उस सिनेरियो में हम लोगों को ये जो HF कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होता है। तो जो HF है वो क्या यूज़ करता है? स्काई वेव प्रोपगेशन। हमने अभी VHF का बात किया था, VHF क्या यूज़ करता है? लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। तो ये जो HF का जो स्काई वेव प्रोपगेशन है वो क्या है? 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 30 मेगाहर्ट्ज तक के लिए लॉन्ग रेंज। और ये जो HF से जो कम्युनिकेशन होगा उसे हम लोग लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशंस के नाम से बोल सकते हैं। और ये 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक जो स्काई वेव प्रोपगेशन है वो यूज़ होता है। बट VHF क्या था? एक शॉर्ट रेंज था और उसका फ्रीक्वेंसी था 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। अब हम लोग बात करेंगे कि तो जब VHF यूज़ किया लाइन ऑफ साइट, HF यूज़ किया स्काई वेव, तो जो MF है वो क्या यूज़ करेगा? MF होता है एक मीडियम रेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, इसलिए ये क्या करता है? एक ग्राउंड वेव प्रोपगेशन यूज़ करता है। ग्राउंड वेव में क्या होता है कि जो ट्रांसमीटर है वहाँ से जो रेडियो सिग्नल्स है वो ग्राउंड के पैरेलल्स में ट्रेवल करते हैं, जिसकी वजह से इसे हाई रेंज पे नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो धरत के अर्थ के में इंडक्शन होने के कारण अर्थ में एटीन्यूएशन हो जाता है। जो भी रेडियो सिग्नल्स किसी एक एंटीना से अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ ट्रांसमिट होता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो भी सिग्नल ट्रांसमिट किया उसमें एटीन्यूएशन हो जाता है उस एनर्जी का। इसके वजह से ये एक लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, इसे हम लोग मीडियम रेंज बोलते हैं। तो जो MF है वो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन यूज़ करते हैं। अब ये आइनोस्फेयर के लेयर है DE, F1, F2। और नाइट टाइम रात के समय में क्या होता है कि जो F1 F2 है वो F लेयर बन जाता है। एक सर्टिफिकेट्स हैं कार्गो शिप सेफ्टी रेडियो सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है कि जो भी इक्विपमेंट फिटेड होते हैं जहाज़ पे वो सब के बारे में ये सर्टिफिकेट हमें तब इशू किया जाता है कि हम लोग जो है एक कंप्लाई कर रहे हैं सोलास के चैप्टर 4 से, जो कि है रेडियो कम्युनिकेशन। और इसमें एक सर्टिफिकेट होता है फॉर्म R, जिसको बोलते हैं R का मतलब क्या है? रिकॉर्ड। द रिकॉर्ड ऑफ द इक्विपमेंट फॉर द कार्गो शिप सेफ्टी रेडियो सर्टिफिकेट। इसमें सब कुछ दिया रहेगा। जैसे अभी हमारे जहाज़ पे क्या है, एक VHF फिटेड है, ठीक है। MF भी यहाँ पे देखो MF के बारे में क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि जहाज़ पे MF नहीं है। बट हाँ MF HF है। अभी हम लोग सबसे शुरू में दिखाया था, अभी देखो यहाँ पे सबसे शुरू में यहाँ पे देखो ये MF HF इक्विपमेंट्स है, तो जहाज़ पे यही फिटेड है। तो ये इसमें MF अलग और HF अलग नहीं है, दोनों एक में ही कंबाइन है, इसलिए इसे MF HF बोला जा रहा है।
ये क्या हो गया, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, MFHF रेडियो इंस्टॉलेशन ये प्रोवाइडेड है। सेकेंडरी मीन्स उसके बाद MSI के लिए नाउटेक्स, फिर एपअप, फिर ये 2 वे पोर्टेबल रेडियो। अभी समझो कि जैसे ही हम लोग VHF में हम लोग बात किए थे कि कैसे हम लोग डिस्ट्रेस कॉल करते हैं, सबसे पहले अलर्ट भेजते हैं, फिर कॉल करते हैं, फिर मैसेज करते हैं। सेम उसी तरीके से MF में भी और HF में भी हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। बस यहाँ पे जो अलर्ट का फ्रीक्वेंसी है चेंज हो जाता है। MF का हो जाता है 2187.5 और जो भी HF बैंड का, चाहे वो 4, 6, 8, 12, 16 मेगा हर्ट्स बैंड का है, उसका कोरस्पेंडिंग जो DSC फ्रीक्वेंसी है उस पर हम लोग अलर्ट भेजते हैं। फिर उसका जो रेडियो टेलीफोनी फ्रीक्वेंसी है हम लोग उस पर कॉल करते हैं और फिर हम लोगों का एक डिस्टेंस कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। बट जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो सेम ही होता है कि आपको कैसे कॉल करना है, फिर कैसे मैसेज करना है। ये सारे VHF वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे, ठीक है। फिर एक्नॉलेज कैसे करते हैं RT के थ्रू, जो भी डिस्टेंस कम्युनिकेशन अगर कर रहे हो तो। अभी समझो ये सारी चीज़ें हमने VHF वाले इक्विपमेंट्स में बात कर रखा है, तो उसको यहाँ रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें हम लोग बात करते हैं, सपोज करो कि ये अपना रेडियो टेलीफोनी है MFHF का, तो आपको इसका सेल्फ टेस्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मेन्यू बटन है आप उसे प्रेस करो। जैसे ही आप मेन्यू बटन प्रेस करोगे तो अभी ये क्या कर रहा था, DSC मोड में ये वॉच कर रहा था। जैसे ही आप यहाँ पे मेन्यू बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे आ जाएगा मोड, देखो यहाँ पे MOD और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ऐसे करके ये चेंज होगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो आपको नॉब है, इसमें ये जो नॉब है आप इसे रोटेट करो। फिर ये रोटेट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 अप टू करते करते ये 14 तक आ जाएगा। 14 में आता है चेक। जैसे आपको ये यहाँ पे चेक दिखेगा, आप वहाँ पे क्या करो, ये जो ये बटन था आप बस उसे ऐसे प्रेस कर दो। जैसे प्रेस करोगे यहाँ पे करेगा इसको चेकिंग नाउ। जैसे चेकिंग नाउ करेगा और उसने चेक कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पे दिखा देगा आपको चेक ओके। यानी कि जो इसका RT है उसका हमने क्या कर दिया, सेल्फ टेस्ट हो गया। और जैसे आप क्लियर बटन प्रेस कर लोगे तो ये क्या होगा, वहाँ से बाहर आ जाएगा। अब सपोज करो कि हमें DSC को हमें टेस्ट करना है। ये क्या है, इसका MFHF का DSC है। कैसे पता है, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है DSC। तो ये DSC मॉडेम को हमें टेस्ट करना है। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जो मेन्यू बटन है, ठीक है, मेन्यू बटन को आप प्रेस करो। जैसे ही आप मेन्यू बटन को प्रेस करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मेन्यू 1 ओपन होके आएगा, ठीक है। जैसे मेन्यू 1 ओपन होके आ गया, उसमें आप फिर से एक बार मेन्यू बटन को प्रेस करो। यहाँ पे आपको एक बार मेन्यू 2 ओपन हो जाएगा, मतलब हमने 2 बार मेन्यू बटन को प्रेस किया। इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, जो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये स्क्रॉल डाउन के बटन को प्रेस करेंगे और नंबर 4 पे आएंगे सेल्फ टेस्ट। जैसे ही नंबर 4 हमने सेलेक्ट किया, ये देखो यहाँ पे जो एरो है वो नंबर 4 पे आ गया। तो उस समय यहाँ पे जो एंटर का बटन है बस आप उसे प्रेस कर दो। जैसे एंटर का बटन आप प्रेस करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे सेल्फ टेस्ट का। लूप टेस्ट करना है, प्रिंटर टेस्ट करना है, डिस्प्ले। तो हम अभी सबको लूप टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, सिर्फ आप एंटर बटन प्रेस करो तो ये लूप टेस्ट दिखा देगा। फिर ये क्या करेगा, ये सेम उसको प्रिंटर के थ्रू प्रिंट भी कर देगा।